उत्तराखंड के लोग धीरे धीरे ही सही पर अपने अधिकारों के लिए लड़ना और आवाज उठाना सीख रहे हैं। सरकार या सरकारी सिस्टम कहीं भी कुछ गलत करता दिखाई देता है तो उत्तराखंड का एक बड़ा तबका इसका विरोध करता दिखाई दे रहा है और इस लड़ाई में उनका सबसे बड़ा हथियार सोशल मीडिया बना है। इसी सोशल मीडिया ने 2014 में नरेंद्र मोदी को सत्ता तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई थी और अब इसी सोशल मीडिया के जरिए पिछले कई सालों में प्रदेश के बेरोजगार युवाओं ने इस उत्तराखंड में चल रही परीक्षाओं में धांधली को जनता के सामने उजागर करने का काम किया है, जो लगातार जारी है। एक बड़ा आंदोलन इसको लेकर प्रदेश में हुआ, युवाओं पर लाठियां भांजी गईं, उनको जेलों में डाला गया, कई मुकदमे उनके ऊपर किए गए, लेकिन बेरोजगार अपनी मांगों से टस से मस नहीं हुए और आखिरकार सरकार को घुटने टेकने पड़े। बेरोजगारों की एकजुटता का परिणाम यह हुआ कि सरकार को नकल विरोधी कानून बनाना पड़ा और कई सरकारी परीक्षाओं के सौदागर जेल की सलाखों के पीछे पहुंचे। लेकिन युवाओं की असली मांग परीक्षा धांधलियों की सीबीआई जांच की थी, जिसे आज तक माना नहीं गया। नतीजा यह हुआ कि 1 साल से भी ज्यादा समय तक बेरोजगार संगठन ने बॉबी के नेतृत्व में धरना दिया, लेकिन फिर भी उनकी मांग सुनना तो दूर, सरकार का कोई मंत्री या विधायक इन धरना दे रहे युवकों से मिलने तक नहीं पहुंचा। अब ऐसे में सवालों के घेरे में वो नौकरशाह भी आने लगे हैं जिनको मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का सलाहकार यानी नवरत्नों की टोली माना जाता है। उन्हीं कुछ सलाहकारों की वजह से ही कहें कि धामी अब युवाओं और हजारों लाखों बेरोजगारों की तीखी आलोचना पूरे प्रदेश भर में झेल रहे हैं। हालात अब इस कदर काबू से बाहर है कि सरकार के रवैये से नाराज बेरोजगारों ने सरकार की पिच पर जाकर ही बैटिंग करने का फैसला कर लिया है। इन्हीं युवाओं की प्रमुख आवाज बने बॉबी पवार ने टिहरी लोकसभा से चुनाव लड़ा। हालांकि नतीजा बेरोजगार युवाओं के पक्ष में नहीं गया, लेकिन जिस तरह का समर्थन बॉबी पवार को मिला और उन्होंने युवाओं के दम पर ही भाजपा और कांग्रेस को 6 से ज्यादा विधानसभाओं में करारी हार दी, उससे युवाओं की ताकत का अंदाजा पूरे प्रदेश को दिखाई देने लगा। लोकसभा चुनाव हारने के बाद भी हताश हुए बिना बेरोजगार संघ और उनके साथी आज भी युवाओं के कई मुद्दों पर सरकार के सामने मुखर हैं। हार के बाद भी कई घेराव बेरोजगारों ने सरकार के खिलाफ किए। अब परीक्षाओं में उम्र सीमा बढ़ाने, समय से परीक्षा कराने और उनके परिणाम घोषित करने सहित कई मुद्दों को लेकर बेरोजगार संगठनों की भूख हड़ताल जारी है। इस दौरान कई दिन बीत जाने के बाद भूख हड़ताल कर रहे बेरोजगार संगठन के उपाध्यक्ष राम कंडवाल और उनके साथी को अस्पताल में भर्ती किया गया। पुलिस ने उनको धरना स्थल से जबरदस्ती उठाकर अस्पताल पहुंचा दिया क्योंकि उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ने लगी थी। लेकिन इसके बाद भी युवाओं की भूख हड़ताल जारी है। इसका भी सरकार पर दबाव बना और आनन फानन में एक भर्ती परीक्षा की विज्ञप्ति जारी की गई, जो इन संघर्ष कर रहे युवाओं की बहुत बड़ी जीत है। लेकिन धरना बदस्तूर जारी है। कई मांगे जैसे कि उम्र समय सीमा बढ़ाने जो प्रमुख मांग है, उसको लेकर अब भी भूख हड़ताल जारी है। उत्तराखंड बेरोजगार संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष राम कंडवाल अन्य सदस्यों के साथ पिछले कई दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। इसके बावजूद प्रदेश सरकार द्वारा कोई सकारात्मक कदम न उठाए जाने से हताश और निराश युवाओं का अब सब्र टूट रहा है, जिसका नतीजा रहा कि संघ के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश सिंह व कुमाऊं मंडल संयोजक भूपेंद्र कोरंगा परेड ग्राउंड स्थित पानी की टंकी पर चढ़ गए। पूरे दिन से लेकर पूरी रात ये दोनों युवा टंकी के ऊपर ही रहे, जबकि नीचे उनके साथी उनका हौसला बढ़ाने के लिए खड़े रहे। पूरी रात परेड ग्राउंड में यही नजारा देखने को मिला। पानी की टंकी पर चढ़े 2 बेरोजगार और नीचे खड़ी उनकी समर्थन में युवाओं की फौज। आखिरकार पुलिस वार्ता करने के बाद इन युवाओं को नीचे उतारने में कामयाब हो पाई, लेकिन इस बीच नीचे खड़े कई युवाओं ने बीती रात उनके फोन छीनने के आरोप मित्र पुलिस पर लगाए। युवाओं ने आरोप लगाए कि उनको सोशल मीडिया पर वीडियो बनाने से रोका गया। बेरोजगारों के इस आंदोलन में अब तक का सबसे बड़ा अपडेट देखने को मिल रहा है। अभिनव चौधरी ने लिया था, मैं वीडियो बना रहा था, उन्होंने बकायदा मुझसे ऐसा छीना जैसे चोर डके छीनते हैं। दरअसल बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार लोकपाल बिल को लेकर आंदोलन करने वाले अन्ना हजारे से मिलने महाराष्ट्र के रालेगण सिद्धि पहुंचे हैं। वहां उन्होंने उनसे काफी लंबी बातचीत की और अन्ना हजारे को अपने आंदोलन के बारे में भी बताया। माना यह जा रहा है कि अब बेरोजगारों को अन्ना हजारे का समर्थन मिल सकता है। यह भी मुमकिन है कि अन्ना हजारे उत्तराखंड आकर बेरोजगारों को समर्थन दें। अगर ऐसा होता है तो मान के चलिए कि उत्तराखंड में बेरोजगारों का शुरू किया आंदोलन राष्ट्रीय फलक पर चर्चाओं का विषय बन सकता है।
अन्ना की एंट्री का मतलब मीडिया के लिए बड़ी खबर, जो उत्तराखंड सरकार ही नहीं केंद्र सरकार के लिए भी मुश्किलें खड़ी कर सकता है। देखना यह होगा कि अन्ना हजारे उत्तराखंड आकर बेरोजगारों के आंदोलन को समर्थन देंगे या नहीं, क्योंकि अन्ना का उत्तराखंड आने का मतलब है उत्तराखंड की सरकार से लेकर उसकी सियासत में हलचल मचना तय है। जिस तरह से युवाओं में हताशा है और उनकी मांगों को लंबे समय से अनसुना किया गया है, उससे बेरोजगार संघ अब हर तरीके से सरकार को घेर रहा है। सरकार एक तरफ रिटायरमेंट हो चुके अधिकारियों को सेवा विस्तार देने में नहीं चूक रही है, लेकिन दूसरी ही तरफ अपने ही प्रदेश के युवा रोजगार के लिए इतना संघर्ष करने को मजबूर है कि अब वो अपनी जान भी जोखिम में डालने से चूक नहीं रहे। राम भाई ऊपर यार, ऊपर एम्बुलेंस को कॉल करो यार, कॉल करो एक बार। हेलो, अरे तो कहां है तुम्हारी एम्बुलेंस यार? जल्दी जल्दी। अरे अभी तो लेट रखे थे ना, अचानक से गिर गया यार। राम भाई, राम भाई यहाँ पे देखो यार, राम भाई पैर ये खोल दो जरा, ये ऊपर के ये देखिए साथियों, यहाँ पे राम भाई अभी लेटे थे, अचानक से पता नहीं चक्कर आया क्या, एकदम बेहोश हो गए यहाँ पे। ऐसे में अगर अन्ना हजारे की एंट्री हो जाती है और बेरोजगार युवाओं को उनका साथ मिल जाता है तो सरकार को दिन में तारे दिखें, ऐसा मुमकिन है। बस अब अन्ना हजारे पर सभी बेरोजगारों की नजरें टिकी हुई हैं। सवाल यही है कि क्या वो उत्तराखंड आकर आंदोलन का समर्थन देंगे भी या नहीं। इन सबसे इतर एक और मुसीबत है जो खड़ी है सामने। युवा सरकार को सियासी चुनौती देने के मूड में भी दिखाई दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव में पहले ही वो अपनी जबरदस्त उपस्थिति दर्ज करवा चुके हैं। युवाओं का इस तरह मुखर होना भाजपा और कांग्रेस दोनों की मुसीबतों को बढ़ा सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा मुश्किल सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के लिए है। आंदोलन की राह से बने इस प्रदेश में आज दो बड़े आंदोलन इस प्रदेश में चर्चा का विषय बने हुए हैं। वर्तमान सरकार के लिए यही दो आंदोलन सबसे बड़ी चिंता का विषय भी है। पहला बेरोजगारों का आंदोलन और दूसरा भू कानून और मूल निवास की मांग। इन दोनों आंदोलनों से प्रदेश की अधिकतर जनता दिल से जुड़ी दिखाई दे रही है। जहां बॉबी पवार के साथ प्रदेश भर के बेरोजगार युवा और छात्र जुड़े हैं, वहीं दूसरी तरफ भू कानून और मूल निवास के मुद्दे पर प्रदेश का हर वर्ग इस आंदोलन के समर्थन में है, खासतौर पर पहाड़ी समाज के लोग। सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों ही आंदोलनों का नेतृत्व युवा वर्ग कर रहा है, जो दर्शा रहा है कि इस पहाड़ी राज्य के लोग अब धीरे धीरे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक और संवेदनशील हो रहे हैं। भू कानून, मूल निवास अब इस पहाड़ी प्रदेश की सबसे बड़ी जरूरत बन गया है। इसी तरह सरकारी परीक्षाओं का समय पर होना और उनका नतीजा भी समय पर घोषित होना भी उतना ही जरूरी है। इस प्रदेश के लोग अब इस बात को समझने लगे हैं और इसलिए दोनों आंदोलनों की गूंज अब राजनीतिक दलों को भी सुनाई दे रही है। शायद ही उत्तराखंड के बनने के बाद प्रदेश में कोई आंदोलन इस तरह के हुए हों। प्रतीत ये हो रहा है कि उत्तराखंड के युवा अब इस प्रदेश की दिशा और दशा दोनों ही बदलने के लिए तैयार बैठे हैं। बेरोजगार संघ वर्षों से सत्ता पर काबिज भाजपा और कांग्रेस दोनों से ही दो दो हाथ करने के लिए तैयार है। लोकसभा चुनाव में इसका आगाज हो ही चुका है। अब पंचायत स्तर से लेकर विधानसभा में भी दोनों राष्ट्रीय दलों को बेरोजगारों से चुनौती मिलने वाली है। प्रदेश की जनता की आम समस्याओं से जिस तरह भाजपा और कांग्रेस ने सत्ता में रहते हुए अनदेखी की है, उससे प्रदेश के एक बड़े वर्ग को आज एक स्थानीय दल की जरूरत महसूस हो भी रही है। हालांकि राज्य निर्माण में अग्रिम भूमिका निभाने वाला उत्तराखंड क्रांति दल प्रदेश में है, लेकिन जिस तरह से आज उसके हालात हैं और उसका साथ छोड़ छोड़कर लोग जा रहे हैं, उससे जनता का भी समर्थन जो पहले कभी उनको मिला करता था वह खत्म सा हो गया है। इन हालातों में स्थानीय मुद्दों के लिए स्थानीय दल की चाह रखने वाले लोगों के लिए बॉबी पवार एक नई उम्मीद बनकर उभरे हैं, जिनके तेवर बता रहे हैं कि आगामी समय में भाजपा और कांग्रेस के लिए यही बेरोजगार सबसे बड़ी चुनौती बनकर सामने खड़े होने वाले हैं। बेरोजगारों की बात जब हो ही रही है तो एक बात और बता दें कि सरकार बहुत जल्द लाखों को बेरोजगार करने की तैयारी कर चुकी है। यकीनन एक और मुसीबत सरकार के सामने खड़ी होने वाली है। एक तरफ सरकार 3 साल में 17,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार देने की बात कर रही है, मगर दूसरी तरफ अपने आप को प्रदेश की महिलाओं की सबसे बड़ी हितैषी साबित करने को तैयार महिला एवं बाल कल्याण मंत्री रेखा आर्य ने अपने आप को हिट विकेट कर लिया है। बात दरअसल उनके ही मंत्रालय से जुड़ी है।
उत्तराखंड में टेक होम राशन तैयार करने वाले 5,000 स्वयं सहायता समूह हैं। उनसे जुड़ी हुई तकरीबन 2 लाख महिलाओं का रोजगार छीनने की कोशिश हो रही है। कोशिश क्या, लगभग छीना जा चुका है। आरोप लगा है कि महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्रालय ने यह काम एक प्राइवेट कंपनी को सौंप दिया है। एक तरफ सरकार महिला सशक्तिकरण की बात कर रही है, दूसरी ओर अब उन्हीं गरीब महिलाओं से उनका काम छीनकर उनको बेरोजगार किया जा रहा है। ये स्वयं सहायता समूह खुद राशन के पैकेट बनाकर आंगनवाड़ी के माध्यम से कुपोषित और गर्भवती महिलाओं को भेजते थे। इस काम को करने में लगभग 5,000 समूहों में 2 लाख लगभग महिलाएं काम करती थीं, लेकिन अब उनका रोजगार छीनकर एक प्राइवेट कंपनी को दिया जा रहा है। दरअसल इसके टेंडर में इस तरह की शर्तें हैं जिनको उत्तराखंड का कोई भी समूह पूरा करने में असमर्थ है। इन संगठनों का आरोप है कि किसी कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए इतनी बड़ी शर्त रखी गई है। दरअसल इस टेंडर में कंपनी का टर्नओवर 100 करोड़ और ईएमडी 47 करोड़ मांगी गई है। अब आप अंदाजा लगाइए, कोई सहायता समूह जो छोटे मोटे काम करते हैं उनका टर्नओवर इतना हो मुमकिन कैसे होगा। इन सहायता समूहों का आरोप है कि किसी विशेष कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए ये सब किया जा रहा है, वो भी तब जब खुद को महिलाओं की दीदी बताने वाली रेखा आर्या ही खुद महिला सशक्तिकरण का तमगा लिए बैठी हैं, यानी गंगाधर ही शक्तिमान है। प्रदेश की लगभग 2 लाख महिलाओं के रोजगार का सवाल है, जिनके जरिए अगर उनके परिजनों को अगर मिला लिया जाए तो तकरीबन 5 लाख लोगों के पेट में अन्न का दाना जाता होगा। ऐसे में विपक्ष के बड़े नेता मुंह में जमे दही का आनंद लिए आनंदित प्रफुल्लित होते रहे, मगर इस सब के बावजूद प्रदेश की महिला कांग्रेस सड़कों पर उतर गई। इस अहम मुद्दे पर महिला कांग्रेस की अध्यक्ष ज्योति रौतेला भारी बारिश के बीच सड़क पर उतरकर सरकार के खिलाफ मुखर हो गई। होना तो ये चाहिए था, इस मुद्दे पर सारा विपक्ष एक साथ सरकार से सवाल करता, पर किया सिर्फ कांग्रेस की महिलाओं ने। भारी बारिश के बाद भी महिला कांग्रेस अध्यक्ष इन सहायता समूहों की महिलाओं की आवाज बनी। अपनी पूरी टीम के साथ सड़क पर पुलिस के साथ जोरदार नोकझोंक भी हुई। महिला कांग्रेस अध्यक्ष पहले भी महिलाओं के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ सड़कों पर इसी तरह के जोरदार प्रदर्शन कर चुकी हैं, चाहे अंकिता हत्याकांड में अपने बालों का बीच सड़क पर मुंडन कराना हो या फिर महिला अपराधों के खिलाफ प्रदर्शन करना हो, जहां उनको पुलिस के लाठी डंडों से भी सामना करना पड़ा। अंकिता को 2 साल बाद भी न्याय न मिलने के चलते भी कांग्रेस ने उनके आह्वान पर एक बड़ा घेराव किया था। अब एक बार फिर वो इस मुद्दे पर मंत्री रेखा आर्या पर हमलावर हैं और उनका इस्तीफा मांग रही हैं। यानी प्रदेश में इतने मुद्दे होने के बाद भी मुख्य कांग्रेस मुंह बितकाए एक तरफ बैठी है और कांग्रेस की महिलाओं ने मोर्चा संभाला है। वैसे भी प्रदेश में कांग्रेस मठाधीश आपसी उठापटक में व्यस्त रहते हैं। इन मुद्दों के लिए शायद उनके पास वक्त ही नहीं है। कि एक तरफ सरकार महिला सशक्तिकरण की बात करती है और एक तरफ वो लगातार लखपति दीदी के सर्टिफिकेट बांट के बड़ी बड़ी बातें कर रही है, और दूसरी तरफ उन्हीं बहनों से उनका रोजगार छीन के भारत सरकार के जिस उपक्रम को दे रही है वो बाकी राज्यों में नाफेड काम कर रहा है और वो महिला स्वयं सहायता समूहों के साथ मिलके ही काम कर रहा है। अगर आप राजस्थान में देखेंगे, उत्तर प्रदेश में देखेंगे, छत्तीसगढ़ में देखेंगे, मध्य प्रदेश में देखेंगे तो ये एजेंसियां महिला स्वयं सहायता समूह के साथ मिलके काम कर रही है। लेकिन उत्तराखंड में जो हमारी बहनें काम कर रही थी उनको बोला जा रहा है कि हम आपके साथ मिलके काम नहीं करेंगे। एक तरफ आप महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हो, एक तरफ आप हमारी जो ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं हैं या शहरी क्षेत्र की जो गरीब घर की महिलाएं हैं जो स्वयं सहायता से जुड़ी हुई थी, उन महिलाओं से उनका रोजगार छीनने का काम अगर सरकार करेगी तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मूल निवास, भू कानून, बेरोजगार आंदोलन और महिलाओं को नौकरी से बेदखल, चारों तरफ आवाजें उठ रही हैं, लेकिन किसी भाजपा विधायक या मंत्री या फिर सरकार का ध्यान इन उठती हुई आवाजों की तरफ जा नहीं रहा, क्योंकि उनका सारा ध्यान सदस्यता अभियान पर ही लगा हुआ है और उसमें भी भाजपा के विधायक और मंत्री फिसड्डी ही साबित हो रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही अखबारों में खबर छपी थी कि भाजपा के 13 विधायक ऐसे थे जो 14 दिन में 100 सदस्य भी नहीं बना पाए। 14 दिन में केवल पार्टी के 3 विधायक ही 5000 सदस्य संख्या का आंकड़ा पार कर पाए, जबकि इतने ही दिनों में भाजपा के 47 विधायकों में से एक भी विधायक अभी तक 10,000 सदस्य बनाने का लक्ष्य छू नहीं पाया। पार्टी ने 3 सितंबर से राज्य में सदस्यता अभियान शुरू किया। 16 सितंबर तक
सहसपुर के पार्टी विधायक सहदेव सिंह पुंडीर ने सर्वाधिक 6,619, हरिद्वार के विधायक मदन कौशिक ने 6,439 और सितारगंज के विधायक कैबिनेट मंत्री सौरभ बगुड़ा ने 5,645 सदस्य बनाए। लेकिन इस तिथि तक पार्टी का कोई भी विधायक 2,000 सदस्य संख्या का आंकड़ा नहीं छू पाया। 13 विधायक ऐसे रहे जो 100 लोग भी नहीं जोड़ पाए। इनमें 7 विधायक तो ऐसे हैं जो 9 से 50 सदस्य संख्या के बीच में ही अटक गए। माना जा रहा है कि सदस्यता अभियान के पहले चरण के रुझानों से भाजपा का नेतृत्व खुश नहीं है। मंत्रियों से लेकर विधायक तक दिए गए लक्ष्यों से काफी पीछे हैं। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल, सुबोध उनियाल और रेखा आर्य ने तो 19 सितंबर तक 1,000 सदस्यों का आंकड़ा भी नहीं छू पाया है। विधानसभा क्षेत्रों में भी सदस्यता अभियान की ढीली प्रगति से भाजपा नेतृत्व चिंतित है। 25 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पार्टी 25 सितंबर तक 8 से 15% तक ही सदस्य बना सकी थी। उपचुनाव के मद्देनजर केदारनाथ विधानसभा में भी पार्टी ने सदस्यता अभियान में पूरी ताकत झोंकने का संकल्प लिया था, लेकिन 25 सितंबर तक 17% सदस्य ही बनाए जा सके। केदारनाथ में पार्टी ने 34,000 सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। वो 5,699 सदस्य ही अब तक बना पाई है। 2 दर्जन विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी 16 से 24% तक ही सदस्य बना पाई है। यह हाल तो उस दल का है जो खुद को देश की नहीं बल्कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बताती है। यह अपने आप में बड़ा सवाल है कि एक विधायक इतने दिनों में 100 लोगों को भी पार्टी से जोड़ नहीं पाया, वो भी तब जब पुराने सदस्य भी दोबारा सदस्यता ले रहे हों। अब या तो विधायकों को 100 लोग भी नहीं मिल पा रहे या फिर विधायक इस अभियान को गंभीरता से ले नहीं रहे। सवाल इसमें भी उठता है कि जिस पार्टी ने उनको यहां तक पहुंचाया, अगर वो उस पार्टी का काम गंभीरता से नहीं कर पा रहे हैं तो फिर जनता के कामों में कितना गंभीर होंगे, इसकी उम्मीद करना ही बेईमानी है। वैसे लगे हाथ भाजपा सदस्यता अभियान की एक सच्चाई हम भी आपको बताए चलते हैं, जो आपको बताएगा कि भाजपा कितने पानी में है। हमारे पास कुछ ऐसे मैसेज आए हैं कि भाजपा के लोग जबरदस्ती सदस्य बना रहे हैं। मतलब अगर कोई भाजपा का सदस्य नहीं भी बनना चाह रहा, उसे भी सदस्य बनाया जा रहा है। मतलब प्लीज लिंक पर क्लिक कर दो, पापा से करवा दो, पापा से कहकर बेटे से करवा दो, आदि आदि। ये मैसेज देखिए जिसमें एक शख्स ने हमें लिखा है कि मेरा पेपर था और वहां पेपर देने वालों से जबरदस्ती फोन लेकर भाजपा की सदस्यता दिलाई जा रही थी। जब मेरा नंबर आया तो मैंने वर्तमान के मुद्दों पर कुछ सवाल भाजपा वालों से पूछ लिए तो उनकी बोलती बंद हो गई। उनको लगा मेरे चक्कर में और भी इनकार ना कर दें, तो इसलिए उन्होंने मुझे छोड़ दिया, जाने दिया। अब बताइए, हद ही हो गई। मतलब अगर ऐसा है तो ऐसे सदस्य बना भी लिए तो वो किस काम के। एक और मैसेज आपको दिखाई देते हैं, इसमें लिखा है मेरा भी करवा दिया मेरे पिता को फोर्स करके, जैसे नेटवर्क मार्केटिंग चल रही हो भाईबंदी में। गलत है। देखा आपने इस तरह के हथकंडे को लोग किस कदर गलत मान रहे हैं, लेकिन भाजपा को सिर्फ संख्या पूरी करने से मतलब है। एक और मैसेज देखिए जिसमें लिखा है जबरदस्ती सदस्यता दिलाई जा रही है। सुबह से 7 फोन आ गए हैं कि भाई करवा दो प्लीज, मेरा नंबर बढ़ जाएंगे, लेकिन मैंने फिर भी नहीं ली। देखा आपने भाजपा कार्यकर्ता अपने नंबर बढ़ाने के लिए कैसे लोगों को जबरदस्ती सदस्य बनाने पर तुले हैं। कुल मिलाकर इस तरह तो इस पूरे अभियान पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। भाजपा की परेशानी इतनी भर नहीं है। जिस तरह महिलाओं के शोषण में भाजपा नेताओं के नाम लगातार सामने आ रहे हैं, वो भी भाजपा की खूब फजीहत करा रहे हैं। पार्टी लगातार असहज हो रही है। भारतीय जनता पार्टी को सदस्यता अभियान के साथ साथ ऐसे लोगों पर भी सफाई अभियान चलाना चाहिए जो पार्टी की छवि को खराब कर रहे हैं। उत्तराखंड भाजपा अभी अपने काबीना मंत्री गणेश जोशी पर लगे आय से अधिक संपत्ति के आरोप का जवाब ढूंढ रही है। मंत्री पर लगे गंभीर आरोपों को लेकर पार्टी की हर तरफ जमकर किरकिरी हो रही है। वहीं लाल कुआं दुग्ध संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा पर महिला दुष्कर्म के गंभीर आरोपों के चलते पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज हो गया है। वहीं सल्ट और चंपावत के मंडल अध्यक्षों पर भी महिला दुष्कर्म के मामले चल रहे हैं। हरिद्वार बहादुराबाद के ओबीसी प्रकोष्ठ के सदस्य आदित्य राज सैनी पर 13 वर्षीय बच्ची के साथ गैंगरेप व हत्या का मुकदमा चल रहा है। रानीखेत से भाजपा विधायक प्रमोद नैनवाल का भाई सतीश नैनवाल अपने ड्राइवर के साथ भारत नेपाल बॉर्डर पर जिंदा 40 कारतूसों के तस्करी के साथ एसएसबी के द्वारा पकड़ा गया। चमोली जनपद में एक नया हाकम सिंह प्रीतम नेगी गिरफ्तार हो गया है।
जो भाजपा युवा मोर्चा का कोषाध्यक्ष है और चमोली दुग्ध संघ के पूर्व अध्यक्ष धन सिंह नेगी का पुत्र है, वो भी तब जब ये सभी अपराध मात्र 1 महीने के अंदर हुए हैं। यदि भाजपा सरकार के कार्यकाल का लेखा जोखा पूरी तरह से निकाला जाएगा तो फेहरिस्त बहुत लंबी हो जाएगी। जाते जाते एक और कारनामा मित्र पुलिस का देखते जाइए। यूं भी लगातार कारनामे आपको देखने को मिल ही रहे हैं। हल्द्वानी में एक विकलांग को कैसे उत्तराखंड की मित्र पुलिस जबरदस्ती बाहर निकाल रही है। एक मीटिंग के दौरान इस विकलांग का कसूर बस इतना भर था कि वह हल्द्वानी में आयोजित एक पुलिस की बैठक में प्रदेश के डीजीपी अभिनव कुमार से मिलकर उनको एक ज्ञापन देना चाहता था, पर पुलिस ने उसको कैसे जबरदस्ती घसीटकर बाहर निकाल दिया। वीडियो देखिए गौर से और समझिए मामला। अरे इसको विकलांग है यार, ध्यान करो। अरे लोग आके अरे मिलने दो यार। अरे 1 मिनट की मुलाकात करा दो। अरे मुलाकात करा सरकार से सम्मानित कलाकार का ये देख लो। अपना इतना कीमती वक्त देने के लिए सभी दर्शकों का बेहद शुक्रिया। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय उत्तराखंड।